आज हम बात करेंगे तुर्की में रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से। कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदकर प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट कैसे हासिल किया जा सकता है। किराया कितना मिल सकता है आपको, क्या आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं। अगर आप तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या आप बाद में उसको सेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी खरीद कर तुर्की में रहना ज़रूरी है या आप दुबई, सऊदी अरब या पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो आपके बच्चे बड़े हैं 18 साल से, उनके लिए क्या हल है। क्या उनके लिए अलहदा प्रॉपर्टी लें या उनको साथ पार्टनर रख लें। ये सब जानने की कोशिश करेंगे अली अकबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में रेंटल प्रॉपर्टी लेने का तरीकाकार क्या है और इसको कैसे रेंट पे दिया जा सकता है, रेंट कितना मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने टर्की की जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है उस पे, यानी कि जो कल बनाई थी, उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आप सब ने इतने सवाल किए कि कलीमुल्लाह को अपना इंट्रो जो है टॉपिक का, वो इससे पूरे एक साल में तकरीबन 10 महीने हो गए हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, और इतना लंबा इंट्रो जो है फर्स्ट टाइम कलीमुल्लाह ने लिया है। आपके सवाल जो थे उन्होंने इसको मजबूर किया है। तो आप इसी तरह से सवाल पूछते रहें, इसी तरह से कमेंट करते रहें, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम इनकरेज होकर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें। देखें, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है लोगों को लूटना। और जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुरे भी होते हैं, और जहाँ पर बुरे होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। मकसद ये है कि अगर अच्छे लोग 10% हैं तो बुरे लोग 90% हैं। या समटाइम ऐसे होता है कि अच्छे थोड़े ज़्यादा होते हैं, बुरे कम होते हैं। लेकिन दुनिया का जो निज़ाम है इसमें इस तरह से चलता है सिस्टम के, अच्छाई और बुराई हमेशा से मौजूद होती है। अगर अच्छाई ख़त्म हो जाए टोटली तो दुनिया का निज़ाम जो है वो चल नहीं सकेगा। हमने एक कोशिश शुरू की है। डेफिनेटली हम फरिश्ते नहीं हैं, डेफिनेटली हम इंसान हैं और हमसे गलतियां भी हुई हैं। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का, अभी तक मैं खुद अपनी ज़ात के हवाले से बात करता हूँ, मुख्तलिफ बिजनेसेस में लॉस कर चुका हूँ। और बड़ी दफ़ा जो है मैंने मुख्तलिफ लोगों पर एतमाद करके बिज़नेस किया, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि क्योंकि मुझे शुरू में बिज़नेस का इतना पता नहीं था। तकरीबन मुझे 18 साल हो गया बिज़नेस लाइन में। जब मैंने मास्टर किया उसके बाद मैं बिज़नेस लाइन में आ गया। मेरे फादर जो थे फार्मर थे, हमारी अपनी ज़मीनें थी, बिज़नेस का मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मुझे भी आप लोगों की तरह बिजनेस का बहुत ज़्यादा शौक था, जिस वजह से मैं ये कहता हूँ कि मैंने बिजनेस सीखते समझते बहुत लॉसेस किए हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने लॉस कर लिए हैं तो आप लोग लॉस ना करें। और यही चीज़ होती है कि अक्लमंद की जब डेफिनेशन की जाती है तो अक्लमंद उसे कहा जाता है जो दूसरे दूसरे के तजर्बे से सीखता है। जो खुद तजर्बा करके सीखता है उसको बेवकूफ़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कहा जाए कि आग जलाती है, तो एक बंदे ने आग को हाथ लगाया तो उसका हाथ जल गया, तो हमें उसके तजर्बे से सीख लेना चाहिए। ये तो नहीं करना चाहिए कि खुद हाथ अपना जला के फिर हम कहें कि ठीक है यार, वाकई तुम सही कह रहे थे, आग वाकई जलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये होती है कि आप कम रिसोर्सेज में बेहतरीन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अक्लमंद वो होता है जो दूसरों के तजर्बे से सीखता है। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे तजर्बे से सीखने की कोशिश करेंगे, और हमारा दिया हुआ ये जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हम जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, यकीन जाने बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, अपलोड करना, टाइम देना। लेकिन हमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करके, जितनी ज़्यादा दुआएं देते हैं, जितना ज़्यादा प्यार देते हैं, और जितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं बड़ी दफ़ा सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए बिल्कुल वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि मेरे अपने पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी फिर भी आप लोगों का प्यार और दुआएं जो होती हैं, आपने पीछे देखा 2 महीने तक तकरीबन मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं अपने मामलात में बहुत ज़्यादा बिजी था। जब फिर मैंने रिस्पॉन्स देखा और फिर मैंने उसको क्लोजली स्टडी किया तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला।
और मैंने कहा कि अगर मेरी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में चेंज आ रहा है, अगर बहुत से लोग जो है लॉस करने से बच सकते हैं, या बहुत से लोग जो है लुटने से बच सकते हैं, या बहुत से लोग जो एजेंटों के हाथों नुकसान उठाने से बच सकते हैं, तो मैं क्यों ना ये जो अच्छाई का काम शुरू किया है इसको कंटिन्यू रखूं। बात ये है कि मैंने कोई इस तरह का सेटअप नहीं बनाया कि मैं आप यानी शुरू में कोई इस तरह का मकसद ही नहीं था कि मैं आप लोगों को सर्विस दूं या मैं कुछ बेचूं आप लोगों को या आपसे कुछ फ़ायदा लूं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमें सर्विस दें, आपके थ्रू हमने काम करवाना है, तो फिर जो हमारे अपने कंपनी के या जो मेरे अपने लोग हैं, मसलन मेरे पास लॉयर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, अकाउंटेंट हैं, या मेरे अपने बिजनेस के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हीं के ज़रिए मैं काम करवाता हूँ। तो फिर इसलिए ये मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपने सर्विस लेनी है तो हम सर्विस चार्जेस लेंगे, लेकिन आपको कमिटेड काम मिलेगा। लेकिन एक होता है कि एजेंट है या एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसका काम ही सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो तो क्लाइंट्स को वेलकम करता है, लेकिन मेरा काम सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने से काम शुरू किया, आप लोगों को फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। और जब आप लोग फोर्स करते हैं कि आपके ज़रिए काम करवाना है या आपसे करवाना है, तो फिर मैं जो सिलेक्टेड लोग हैं जो वाकया ही सीरियस हैं, कमिटेड हैं, और वो वाकई काम करना चाहते हैं और प्रॉब्लम में हैं, और जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका काम प्रायोरिटी पे, चाहे मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी उठाना पड़े, थोड़ा सा तंग भी होना पड़े, तो मैं उनका काम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के मैसेजेस का भी जवाब देता हूँ मैं। और ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मैंने आपको दिया हुआ है, क्योंकि अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको नेक नीयति से करना चाहिए। मैं ये नंबर किसी अपने स्टाफ को भी दे सकता हूँ, कोई दूसरा बंदा भी हैंडल कर सकता है, लेकिन मैं आपको ग्रुप्स में भी खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ, आपको मैसेजेस जब आप भेजते हैं तब भी आपको खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ। और इसीलिए जब आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना ज़ाती नंबर दें, लोगों को यकीन नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 8 साल से ये मेरा अपना ज़ाती नंबर है, पर्सनल नंबर है जो मैंने आपको दिया हुआ है। यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ 24 आवर राब्ते में होते हैं। लेकिन बहुत से लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इतनी कॉलें अटेंड नहीं कर सकता। अगर मैं सपोज करो एक दिन के अंदर मैं 2000 बंदे की कार रिसीव करूंगा, तो मेरा मेंटल लेवल क्या होगा और फिजिकल लेवल क्या होगा, और मैं किस तरह से उसको मैनेज कर पाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग मुझे वॉइस मैसेज करें या आप मुझे रिटर्न मैसेज करें, तो मैं आपको उसका जवाब दूं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सपोर्ट इसी तरह से कंटिन्यू रखें। आपकी दुआओं, आपके प्यार की वजह से हम ये जो है मज़ीद काम को बढ़ा रहे हैं। आप हमारी टीम का हिस्सा बने। ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है। बहुत से लोग जो है दुबई से, सऊदी अरब से, इंडिया से, इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, हत्ता कि आप यकीन नहीं करेंगे, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, जापान से, यूरोप से लोग माइग्रेट करना चाह रहे हैं। अब एक जो फैमिलीज यूके में रह रही हैं, अमेरिका में रह रही हैं, वो मैं सरप्राइज होता हूँ। वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम कल्चर में जाना है, और टर्की एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर हमें जो है हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। एडवांस मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर हम इस्लाम को भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी महफूज है, हमारे बच्चे भी महफूज हैं, फैमिली भी महफूज है, और आने वाला मुस्तकबिल। तो जो लोग अमेरिका से माइग्रेट कर रहे हैं टर्की में, तो आप ये सोचें, इसी तरह से जो लोग इनसिक्योर हैं सऊदी अरब के अंदर, इनसिक्योर हैं दुबई के अंदर, जैसे हालिया दुबई ने बैन लगाया, और अभी जो दुबई के हालात वहाँ पाकिस्तानियों के लिए उनको तंग किया जा रहा है, उनको जो है वहाँ पर बेहुरमती की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है। तो ये जो मामलात हैं ये आने वाले वक्त में बढ़ते जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन फैलाने में, इसको ज़्यादा से जितने आप कमेंट ज़्यादा लिखते हैं, लाइक ज़्यादा करते हैं, शेयर ज़्यादा करते हैं, उतना जो ये जो यूट्यूब का सिस्टम है इसको प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचती है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा, और आप इस भलाई के काम में अगर हमारा साथ देंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको भी जो सवाब हमें मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो आप कोऑपरेट करें।
मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, और आप इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि टू दी पॉइंट बात की जाए। लेकिन देखें, आज तक आपने अपनी ज़िंदगी का वक्त अगर लगाया है तो वो खर्च हुआ है। अगर आप थोड़ा सा वक्त हमें भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हमसे आपको फ़ायदा ही होगा। और इन फ्यूचर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं, उस पर हमने वर्कआउट किया है। उसके अलावा फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स के हवाले से कोर्स भी करेंगे, और उसके बाद स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से भी कोर्स करेंगे। तो ये जो 2-3 किस्म के कोर्सेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह हम देंगे लोगों को। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। सारी चीज़ें जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी, और खुले दिल के साथ शेयर की जाएंगी। और उसका कोई मकसद नहीं है कि आप हमें रिटर्न में कुछ दें या हमसे कोई सर्विस लें या हमसे कोई आप मतलब कुछ भी नहीं है। बल्कि जो लोग कहते हैं कि हमने आपसे सर्विस लेनी है, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनाते हैं, और हम तो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। यकीन करें, बहुत से लोग इस चीज़ के शायद हैं कि वो हमें कहते हैं हमने आपसे सर्विस लेनी है, तो हम कहते हैं हमारा काम ये है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सर्विस जिससे मर्जी ले लें। लेकिन वो फोर्स करते हैं कि हमने आप ही से लेनी है, तो फिर मजबूर होकर हमें उनको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ती है। यानी कि हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कि अगर आप 1000 बंदा आएंगे, हमारे पास 500 आएंगे तो हमें खुशी होगी कि यार ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं। मुझे तो 1 या 2 या 10 बंदे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उतना प्रेशराइज हो जाता हूँ, उतना मैं ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता हूँ कि मैं इनको कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकूँगा, क्योंकि मैं तो अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने मामला में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और मेरे पास पहले शॉर्ट टाइम है। और एक जो कमिटमेंट होती है, जब तक बंदा उस कमिटमेंट को ओबे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा, उसका इमेज दांव पे लग जाता है। तो इमेज बिल्डिंग में टाइम लगता है, लेकिन इमेज को ख़राब करवाने में या करने में बिल्कुल मिनटों में हो जाता है। कोई भी बंदा जो है आपको बैठ के उधर यूट्यूब पे शुरू हो जाता है कमेंट करना, फेसबुक पे शुरू हो जाता है, या आगे ग्रुप्स में शुरू हो जाता है। बहुत से लोग जो हैं ये आजकल फौरी तौर पर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते। और वो हमेशा से ये हुआ है कि आसान रास्ता जो होता है बुराई का रास्ता होता है, और अच्छाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। किसी को इनकरेज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम सबसे पहले तो अगर हम अपने आप में मोटिवेटेड होंगे, इनकरेज्ड होंगे, तो हम किसी दूसरे को मुस्बत राय दे सकते हैं। अगर हम खुद ही डिस्करेज हुए हुए हैं, अब अगर हम खुद ही ज़िंदगी की सारी हिम्मतें हारे हुए हैं, उम्मीदें छोड़े हुए हैं, तो हम किसी को क्या उम्मीद देंगे। एनीवे, दिस इज़ द जनरल टॉपिक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इसी की वजह से ये चैनल हम आगे लेके चल रहे हैं, वरना ये हो सकता था 2 महीने पहले हम बंद कर चुके होते। इसलिए आप लोगों का ये तावन और प्यार कंटिन्यू रहना चाहिए हमारे साथ। कमेंट ज़रूर लिखा करें जब वीडियो देखें, शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक किया करें, कमेंट ज़रूर लिखा करें, और इससे हमें ज़रूर हौसला मिलता है। आपका बिल्कुल जो सर। सवाल है कलीमुल्लाह, सिंपल सी बात है कि जब आप जाते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, जी सर। ठीक है, तो रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात करेंगे आज की, जो टर्की के अंदर आप रेंटल प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी रेजिडेंस, जैसे हमने बहुत सी वीडियोस में बताया कि टर्की में एक कानून है कि अगर आपने 5,000, 10,000, 15,000 या $20,000 का घर लिया है। अब टर्की में भी इसी तरह इस्तांबुल शहर है, उसके अलावा इज़मीर है, दनीजली है, यालोवा है, फिर हम आगे मर्सन चले जाते हैं, ट्राबजोन चले जाते हैं, एर्जुरूम है, कार्स है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया कि टर्की के आप जो अगर दो बड़े हिस्से कर लें, तो इस्तांबुल से अंकारा तक जो एक हिस्सा है तकरीबन 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर का ये फासला है। और इससे आगे इसी तरह से अगर आप कर लें तो 700 किलोमीटर आगे बनता है। तो टोटल लेंथ जो है अगर आप इसकी कर लें तो 1400 से 1500 किलोमीटर ये लंबा टर्की है। तो इसमें आधा टर्की जो है ये डेवलप्ड है। अंकारा तक जो टर्की है ये तरक्की याफ्ता है, इंडस्ट्रियल है, और ये डेवलप्ड है। और उसके बाद जो है अर्जुरूम है, कार्स है, ट्रैबजोन है, और ये जो सारे इलाके हैं बाद वाले लेस डेवलप्ड है, और यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चरल और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड काम होता है।
तो इंडस्ट्री एक तरफ रह जाती है, एग्रीकल्चर दूसरी तरफ रह जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी इन इलाकों में जो ब्लैक सी रीजन कहलाती है और लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, उन शहरों में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी। मतलब $10,000 में आपको घर वही मिल जाएगा जो इस्तांबुल में 20 में मिलेगा। तो बहुत से लोग जो फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, उनका इशू ये है कि वो फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो उन इलाकों में या उन शहरों में जा सकते हैं, उनकी भी आबादी अच्छी खासी है, 5-6 लाख या 10 लाख तक आबादी है। आप उस शहर में जाएं, वहाँ पर कोई ग्रोसरी स्टोर बना लें, वहाँ पर कोई कपड़े की दुकान बना लें, बच्चों के जूतों की दुकान बना लें, बच्चों के कपड़ों की दुकान बना लें, कोई आप स्टॉल लगा लें, कोई भी बिजनेस कर लें, होलसेल पे माल लेके रिटेल पे बेचें, आप मोबाइल की शॉप बना लें, कंप्यूटर शॉप बना लें, इसी तरह कुछ भी आप कर सकते हैं। देखें, किसी भी शहर में छोटा हो या बड़ा, इंसानी ज़रूरियात वही होती हैं। उसे कपड़ा भी चाहिए, उसे जूता भी चाहिए, उसे खाने के लिए चीज़ें भी चाहिए, यानी हर वो चीज़ चाहिए होती है। तो आप इसको वेल प्लान कर सकते हैं और प्लानिंग के बाद आप ऐसे शहर में घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं जहाँ पर आप फैमिली के साथ आसानी से रह सकें। ज़रूरी नहीं कि इस्तांबुल में प्रॉपर्टी लेनी है। अगर तो आप माइग्रेट करना चाहते हैं, मसलन बहुत से लोग हैं जो इंडिया में तंग हैं और वो चाहते हैं कि किसी पुरस्कून मुल्क में चले जाएं, तो उनके लिए माइग्रेशन एक बड़ा इशू है। तो उनके पास पैसा कम है, तो वो इस्तांबुल की बजाय किसी ऐसे शहर में जा सकते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी सस्ती है, तो वहाँ पर वो सरवाइव भी कर सकते हैं। तो इसलिए, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो वो कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जॉब है, मेरा बिजनेस है, अभी 1-2 साल मैं ये काम कंटिन्यू रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता टर्की शिफ्ट करता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस्तांबुल है, इज़मीर है, देनीजली है, यालोवा है, इसके अलावा जो मैरसन है, अंटालिया, ऐसे जो शहर हैं, टूरिस्ट सिटीज़ हैं जहाँ पर टूरिस्ट ट्रैवल करता है, ऐसे शहरों में वो प्रॉपर्टी ले लें। वो $20,000 $30,000 का घर ले लेते हैं। अब उसके बाद वो क्या करें कि उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेने के बाद वो उस घर को किराए पे दे सकते हैं। अब किराया आपको आता रहेगा, आप चाहे वापस चले जाएं, जाके अपना दुबई में जॉब कर रहे हैं, सऊदी अरब में कर रहे हैं, इसी तरह, या आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपना कंटिन्यू रखें। साल में एक दफ़ा आएँ, पहली दफ़ा आपको 1 साल की प्रॉपर्टी मिलती है रेजिडेंस, दूसरी दफ़ा आपको 2 साल की मिल जाएगी, तीसरी दफ़ा आपको 3 साल की मिल जाती है, उसके बाद 5 साल की भी मिल जाती है। तो 5 साल के बाद टोटल आपको शहरियत दे देते हैं, पासपोर्ट दे देते हैं। अब बात ये है कि आप चाहें तो आए, आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस ली है और अपनी प्रॉपर्टी को आप किराए पे दे के, और उसको किसी भी बंदे को वहाँ पर लॉयर के साथ या प्रॉपर्टी डीलर के साथ या किसी कंपनी के साथ आप, या कोई भी बंदा जो आप उसको एज ए मैनेजर या प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकते हैं या अपने लॉयर से कर सकते हैं, वो एक माइनर से सर्विस चार्जेस लेता रहेगा हर महीने आपसे, और आपका किराया लेकर आपको भेजता रहेगा। तो आप इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकते हैं और उसके ऊपर रेजिडेंस भी ले सकते हैं, और हर हर महीने किराया भी आपको आता रहेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि वो उस प्रॉपर्टी का आपको पता है वैल्यू भी बढ़ती जानी है। तो एक वक्त आएगा कि आपने सपोज करो $30,000 की ली है, तो 3 साल बाद बेचते हैं तो वो 35 से 40 हज़ार डॉलर, या इससे भी $45,000 की सपोज करें, आप उसको सेल कर सकते हैं। किराया भी उसने आपको दिया, उसने आपको रेजिडेंस जो है वो भी आपकी लीगल कंसिडर हुई, और उसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिल रहा है कि प्रॉपर्टी पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो भी आपकी बढ़ रही है। तो ये सारे बेनिफिट है, इसमें कोई लॉस नहीं है। इसलिए हम क्यों प्रॉपर्टी की तरफ आपको कहते हैं, जो बिजनेसमैन है वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि वो लोग अपना 10,000 या 20,000 या 25 या $30,000 लगाकर घर ले लें। एक तो उस घर में रहना शुरू कर सकते हैं, दूसरा ये कि वो जब उनके पास रेजिडेंस होती है तो वो कोई भी काम कर सकते हैं, वो लीगल है। तो अब हमने मुख्तलिफ केसेस जो है कंसिडर किए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी लेकर रहना चाहते हैं या ख़रीद कर आप उसे किराए पे दे के वापस जाना चाहते हैं, तो आपको किराया भी मिलता रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने काफ़ी डिटेल शेयर कर दी। जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई प्रॉपर्टी खरीदता है किसी और शहर में, तो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर रेजिडेंस परमिट ले लेता है,
रेजिडेंस परमिट लेने के बाद वहीं पे रहना ज़रूरी है कि उसको रेंट आउट करके किसी और जगह पे भी रह सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, अगर आप किसी छोटे शहर में ले लेते हैं प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी पे आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, आपको रेजिडेंस परमिट मिल गया, अब आपका घर है, आप चाहें तो सपोज करें अब आपका बिजनेस है, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं या टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं, आप इस्तांबुल में, इजमीर में, अंटालिया में या किसी ऐसे शहर में जाना चाहते हैं कि वहाँ पर बिजनेस आपका है, तो आप वो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे सकते हैं और वहाँ पर जो है आप किराए पे जाके रह सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सल्यूशन है। सपोज करें आपके घर का जो है वो आपको किराया 1000 लीरा मिल रहा है और आप जहाँ पर जाके रहते हैं वहाँ पर 1200 या 1500 लीरा आपको किराया देना पड़ रहा है, तो 400-500 जो एक्स्ट्रा होगा वो आप उसका अपनी जेब से डालें और आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दें और वहाँ पर जाके किराए पे लेके आप आसानी से रहें। और जब आपका रेजिडेंस ख़त्म होगा तो आप दोबारा अपनी प्रॉपर्टी पे उसको रिन्यू करवाते रहेंगे। तो ये एक सिंपल सा सल्यूशन है कि आप सस्ती प्रॉपर्टी किसी भी शहर में लेकर उस पर आप अपना रेजिडेंस ले लेते हैं और वो आपका रेजिडेंस उसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा और उस प्रॉपर्टी को भी आप किराए पे दे सकते हैं। और उसके बदले में आप इस्तांबुल में, इजमीर में, अंटालिया में, मर्सन में, जहाँ पर आपका बिजनेस होगा वहाँ पर आप किराए पे जगह लेके रहें। ये बेटर सोल्यूशन है ऐसे लोगों के लिए जो बड़े शहर में काम करना चाहते हैं लेकिन छोटे शहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे 18 साल से बड़े हैं उनको अपने साथ पार्टनर रखना चाहिए या उनके लिए अलग से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? देखिए, ये दो डिफरेंट सोल्यूशन है इस चीज़ के। जी सर। अगर तो देखें, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो एक तो उसका ये है कि टर्की का लॉ कहता है कि अगर आपके बच्चे 18 साल से कम हैं तो उनको तो वो दे देंगे इसी पर। जी सर। लेकिन अगर 18 साल या उससे ज़्यादा उनकी उम्रें हैं तो या तो फिर अगर आपके पास पैसा है तो उनके लिए अलहदा घर ले लें एक और, ठीक हो गया सर। कम कीमत का घर ले लें। मसलन आपने जो मेन रहने के लिए लिया $30,000 का लिया, जी सर। तो आपके दो बच्चे हैं तो उनके नाम पे आप जो है एक अलहदा प्रॉपर्टी शेयरिंग में ले लें। बेटा है, बेटी है, तो दोनों को पार्टनर बनाकर $10,000 का एक और घर ले लें सही हो गया सर। और उनका जो है उस प्रॉपर्टी पे एज ए पार्टनर जो है, एज ए ओनर, वो भी उनको भी मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, तो वो किसी दूसरे शहर में भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। सस्ती प्रॉपर्टी उनके नाम पे लेकर आप उनका भी रेजिडेंस ले लें और इसी तरह से रिन्यू करवाते रहें। जी सर। या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी जो सपोज करें जो आपने घर लिया है उसमें भी पार्टनर शो कर सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के जैसे पाकिस्तान में पार्टनरशिप होती है या दुनिया के किसी भी मुल्क में होती है, इसी तरह टर्की में भी पार्टनरशिप है, रजिस्ट्री में ही पार्टनरशिप हो जाएगी और आप उस घर के ऑनर हैं। सपोज करें हम दोनों मिल के एक घर ले लेते हैं। जी सर। अब हमने $30,000 का एक घर लिया है, तो 50-50 पार्टनरशिप पे हमने लिया है। बिल्कुल तो ठीक मैं है भी सर। मालिक हूँ, तुम भी मालिक हो, अब दोनों को उस बेस पर रेजिडेंस मिलेगी बिकॉज आई एम आल्सो ओनर और आप भी मालिक हैं। इसी तरह से जब आप बिजनेसमैन होते हैं तो आपको बिजनेसमैन दोनों पार्टनर होने की वजह से दोनों का कंसिडर होता है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक हो गया, तो इसलिए कोई इश्यू नहीं है। कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी होती है, जो जाहिर है जब आप उसकी ऑनरशिप और बाकी सारी चीज़ें करते हैं तो प्रोसेसिंग तो वो डेफिनेटली होगी, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हो जाता है आसानी से। अब बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में, पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हैं लेकिन अभी अनमैरिड हैं और हम उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तो जी वो सर। ये कर सकते हैं कि उनको वो पार्टनर शो करके उनकी रेजिडेंस ले सकते हैं, या अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए अलहदा प्रॉपर्टी ले लें। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे भाई पाकिस्तान में रहकर तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट पे देना चाहते हैं तो उनको जो पेमेंट का आने जाने का सिस्टम है कि पेमेंट कैसे पाकिस्तान आई जाएगी और वो अकाउंट खुलवा लें या उनके लिए कोई और बेहतरीन हल है? सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप जब आपके पास टर्की की रेजिडेंस होती है तो आप टर्की के किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं जी सर। और आपका जो मंथली रेंट आएगा, आप जो आपका रेंट जो जिसको भी जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है या आपका जो किराएदार है उसको आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं, उसे कहते हैं कि आप हर महीने इस अकाउंट में पैसे डालते जाओ। सही हो गया तो सर। वो हर महीने पैसे डाल कर स्लिप आपको भेज देता है। ठीक है, तो ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से मैनेज हो रहा है यहाँ पर भी और इस्तांबुल में भी।
कोई भी जो आपका किराएदार है वो हर महीने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देगा, जी सर। या अगर आपने प्रॉपर्टी मैनेजर किसी को हायर किया हुआ है तो वो पैसे रिसीव करके जमा करवा देगा। तो ऑटोमेटिकली आप अपने उसी बैंक अकाउंट से, आजकल तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो बिल्कुल सर, उसी ऐसा बैंक ही। अकाउंट से आप अपने, अगर किसी पाकिस्तान के, दुबई के या दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी हो जाते हैं, या आपके पास एटीएम कार्ड होता है, आप जहाँ चाहें निकाल सकते हैं पूरी दुनिया में पैसे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि बहुत से हमारे भाई कहते हैं जो सऊदी और दुबई में बिजनेस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेके दे दी तो वापस आए तो पता नहीं, वो कहेंगे हमारी है ही नहीं, बल्कि वो प्रॉपर्टी हमारी अपनी थी जो रेंट पे बैठे हुए हैं। जी जी। तो क्या तुर्की में इस तरह का कोई मसला हो सकता है? देखिए, इसको कहते हैं कब्ज़ा ग्रुप। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि टर्की में इस तरह का कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं है। जी सर। ठीक है, पाकिस्तान में जहाँ पर है कब्ज़ा ग्रुप, देखें, जहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सी बुराइयां हैं वहाँ पर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनका सबसे बड़ा, मेरी भी जितनी ओवरसीज़ भाइयों के साथ बात हुई है वो कहते हैं दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो हर साल जो है वो डॉलर महंगा होता जाता है। मसलन पहले डॉलर 100 का था, बाद में 160 का हुआ, तो हमने तो जो इन्वेस्टमेंट की वो आधी होगी ना, बिल्कुल सर, ऐसा उसकी ही। डी वैल्यू हो गया। एक तो वो है कि हमारी नज़र में वो डी वैल्यू होता है। दूसरी बात वो ये करते हैं कि हमें वो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना हो जाए या कोई और दूसरा बंदा जो उसको ना टेक ओवर ना कर ले। बिल्कुल सर, ऐसा ही। लेकिन टर्की में जो है, एक तो ये बात है कि वहाँ पर कब्जे का कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ पर कानून जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इस जी सर। हवाले से, और पुरअमन है दूसरी तरफ से। तीसरा ये है कि मुस्लिम कंट्री है। चौथा ये है कि उसका टर्किश लीरा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2002 साल बाद यानी 2023 में मुआहदा लौज़ान जब ख़त्म होना है तो तेल और गैस उनके पास बहुत है, वो उसको यूज़ जब करना शुरू कर देंगे तो उनके लीरे की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी एनर्जी की, जी जो सर। अब 42 अरब डॉलर है, वो बाद में कम होकर ज़ीरो हो जाएंगी और उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो जैसे ही किसी मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उसकी इकॉनमी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल ठीक सर, है, ऐसा उसके ही। पास मजबूत आर्मी है, स्ट्रांग आर्मी है, पूरे यूरोप के सबसे बड़ी और सबसे मजबूत आर्मी। फिर पाकिस्तान उसके साथ है, अल्लाह की रहमत से, और हम समझ लें उसके साथ हर तरह का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद हमारा जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, जब से, तब से आज तक, बल्कि हमारी आज़ादी से पहले भी हिंदुस्तान जब था तो तब भी मुसलमानों के जज्बात टर्की के साथ थे, क्योंकि खिलाफत थी वहाँ पर। जी सर। तो तब से आज तक हमारे बड़े भाई और छोटे भाई जैसे ताल्लुकात हैं, दोस्ती नहीं है, बरादराना ताल्लुकात हैं। जैसे वो खूनी भाई होते हैं एक दूसरे के, जी सर। दोस्ती तो टूट भी सकती है, लेकिन भाई बंदी, भाईचारा जो होता है वो हमेशा, आपको अल्लाह ताला ने आपको भाई बनाया, वो आपने हमेशा रहना है। तो जब वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हमें भाई बनाया हुआ है और हमने रहना है। तो बिल्कुल, इंशाल्लाह इसलिए सर। बात यह है कि टर्की के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और तरह की हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके साथ हम निगोशिएट नहीं करते जब हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हो। आने वाले वक्त में पाकिस्तान और टर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जी सर। और उसके साथ साथ जब वीज़े के हवाले से भी जो है, पासपोर्ट के हवाले से भी, अभी तो उन्होंने ऑप्शन दी थी, लेकिन वो डुअल पासपोर्ट जब हो जाता है तो और ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक बड़ा मुल्क है, टर्की भी एक बड़ा मुल्क है, और टर्की दुनिया का दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, जी सर। जहाँ से पूरा यूरोप सप्लाई ले रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर एक वेलकम। लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में बैंक में जॉब कर रहे हैं या इधर उधर या तुर्की में आना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कम से कम उनको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितना किराया जो है उनको मिल सकता है उस इन्वेस्टमेंट के देखिए, ऊपर? किराए की जो रेशो है टर्की में, मिनिमम जो है 1% हम उसको कंसिडर करते हैं मिनिमम, जी सर। मैक्सिमम वो 2% चली जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख टर्किश लीरे का घर लिया है जी सर। तो उस पे आपको कम से कम 1,000 टर्किश लीरा किराए का मिलेगा। ये ज़बरदस्त कम सर। से कम की बात कर रहा हूँ, लेकिन 1500 2000 भी मिल सकता है। जी सर। इसी तरह से मैक्सिमम जो है वो 2 से 3% तक है, ये मंथली की बात हो रही है। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लाख का घर लिया है तो सालाना उस पर कम से कम 12%,
और ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक आपको मिल सकता है। जी सर, ठीक तो हो गया। अगर हम इसकी एवरेज निकालें, सपोज करें कि 20% आपको किराया सालाना मिलता है, तो 5 साल में प्रॉपर्टी अपनी कीमत पूरी कर जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। यानी कि अगर 20% आपको सालाना किराया मिल रहा है तो 1 लाख की आपने प्रॉपर्टी ली, तो 1 साल में 20,000 मिल गया, अगले में फिर 20 मिला, और इस तरह से 5 सालों में आपका एक एक लाख लाख पूरा पूरा हो हो गया। गया। तो 5 साल में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा हो जाता है। जी सर, और उसके बाद 5 साल के बाद वो जो प्रॉपर्टी आपको फ्री में है। ठीक हो गया तो सर। ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है। पाकिस्तान में जब आप ये कैलकुलेशन निकालते हैं तो ये बनती है 10 से 12 साल। बिल्कुल सर, आप ऐसा ही है। पाकिस्तान में वही कैलकुलेशन जब निकालेंगे तो कम से कम 10 साल या 12 साल में प्रॉपर्टी अपनी कीमत पूरी करती किराए के हिसाब से। जी तो सर। टर्की में ये 5 से 6 साल में बड़ी आसानी से अपना पूरी कीमत कर जाती है, आरओआई पूरा हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको रेंटल प्रॉपर्टी खरीदें। एक तो उस पर रेजिडेंस लें अपनी और फैमिली की, और 5 साल बाद आपको पासपोर्ट भी मिलेगा। एक तो ये फ़ायदा, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, दूसरा फ़ायदा, तीसरा उसके ऊपर आपको किराया मिल रहा है, तीसरा फ़ायदा, चौथा फ़ायदा कि एक मुसलमान मुल्क को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, सब के लिए विन विन सिचुएशन है, और आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर होगी। और लॉस का फैक्टर इसमें ज़ीरो है, एक बड़ा सा ज़ीरो है। अगर आप एहतियात के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ और मेहनत के साथ, सब्र के साथ प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, किसी एजेंट के हाथों नहीं चढ़ते, कोई सब्ज़ बाग नहीं देखते, जो मुनाफा बख्श बेहतरीन डील होती है वो ढूंढने से मिलती है। जब भी बंदा बाज़ार जाता है कुछ लेने के लिए, तो ये नहीं होता कि बाज़ार एंटर होते ही पहली ही दुकान से वो लेके घर आ जाए। आप जब भी शॉपिंग करने गए हो, अगर आप अपनी वाइफ के साथ, हमारी भाभी के साथ जब भी आप जाते हैं, तो आपने देखा है कि 10 12 15 दुकानें जब तक वो नहीं सर्च कर लेती और अपनी पसंद की एक जो भी चीज़ लेनी है, पहले तो वो अपनी पसंद की होनी चाहिए, दूसरा ये कि उस रेंज में होनी चाहिए, प्राइस रेंज में जो उसने कैलकुलेट की हुई है। तो इसी तरह से आप जब एक प्राइस रेंज कैलकुलेट कर लेंगे और आप अपनी पसंद देख लेंगे, तो उसके बाद फिर उसको ढूंढना पड़ता है। तो जो उससे 70 80% मैच करेगी प्रॉपर्टी, उसको ढूंढने के लिए टाइम लगता है। तो सूटेबल जो होती है प्रॉपर्टी वो ढूंढना पड़ती होती है। कोई भी सूटेबल डील जो होती है, मुनाफा बख्श डील जो होती है, वो मेहनत करने से मिलती है। वो ये नहीं होती कि कोई बंदा प्लेट में सजा कर या वेबसाइट पे लगा कर आपके सामने पेश कर देगा। जो भी इस तरह से प्लेट में सजा के दी जाती है या वेबसाइट पे लगा के दी जाती है, वो मुनाफा बख्श नहीं होती। वो ये होता है कि उसमें अगर लॉस नहीं होगा, तो जो प्रॉपर्टी आपकी रिटर्न 5 साल में पूरा कर रही है, तो वो क्या करेगी, 8 साल में पूरा करेगी, आपके 3 साल ज़्यादा लगाएगी। तो यही उसका नुकसान है। लेकिन प्रॉपर्टी में लॉस तो होता नहीं अगर आप जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। महंगी ज़रूर होगी, लेकिन जो 5 साल में सफ़र होना है वो 8 में हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी आप सोचते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो एक तो प्रॉपर सीरियस और कमिटेड जो रियल जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या जो लोग रियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे सर्विसेज लें। और डेफिनेटली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, आपने देखा अगर डॉक्टर भी प्रोफेशनल है तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है, इंजीनियर प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट प्रोफेशनल है तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है। तो इस तरह से कोई भी बंदा अगर प्रोफेशनल होगा तो वो आपसे अपने सर्विस चार्जेस लेगा। और ये बात याद रखें कि जो सर्विस चार्जेस लेता है वो धोखा नहीं देता, और जो कुछ नहीं लेता वो सब कुछ ले जाता है। जो कुछ नहीं लेता वो सब कुछ ले जाता है। इसलिए भाई बंदियों से बाहर निकलें, बी अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन, सर्विस चार्जेस दो, काम करवाओ, कमिटेड सर्विस लो, और अपने आप को बचाओ और अपने मुस्तकबिल को बचाओ। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। सर, आपकी प्रॉपर्टी से एक सवाल मुझे जो हमारे भाइयों ने पूछा था, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसके हवाले से भी काम किया जा सकता है, रेंट पे लेके दे सकते हैं? कमर्शियल प्रॉपर्टी आप रेंटल के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको रेजिडेंस नहीं मिलेगी। जी सर। आप वो एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। वो जो फिर आ जाता है बड़ा पैकेज, मसलन $2.5 लाख वाला जो पैकेज है, उसमें कुछ कमर्शियल आप ले सकते हैं,
कुछ रेजिडेंशियल, तो वो आप उसमें कर लें। सही हो लेकिन गया अगर सर। आप कम कीमत कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे तो उस पर आप रेजिडेंस अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे बेनिफिट यानी कि रेंट आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी आपकी है और आप उसको आगे लेके चलते रहें। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आपने सपोज करें कि दो प्रॉपर्टीज ली हैं, तो एक कमर्शियल है, एक जो है आपने रेजिडेंशियल ली है, जी तो सर। रेजिडेंशियल पे आप अपना प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले लें और कमर्शियल साथ जो है आप किराए पे देते रहें, तो ये पॉसिबल है उसका सोल्यूशन। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती मालूमात से आगाह वेलकम। किया। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।